हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज 12th क्लास के लिए और 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाले टॉपिक को आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यू कैन से ऑल्सो नरेशन। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही 12th के लिए, यू कैन से ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। आपको पता होना चाहिए कि हम बात करें एसएससी का या बात करें एयरफोर्स का, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, या बात करें सीजीएल का, या बात करें 12th एग्जामिनेशन का, ये सभी एग्जाम में ये जो नरेशन जो चैप्टर है ये मिनिमम कम से कम 3 से 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल इजी मेथड से, सिंपल तरीके से हर चीज को सोल्व करेंगे, हर चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नरेशन, नरेशन को और भी 2-3 नाम से हम लोग जानते हैं, जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है कि नरेशन को हम लोग एसर्शन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको डिक्लेरेशन के भी नाम से जानते हैं, और कुछ लोग somebody knows a statement also, कुछ लोग इसको स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। इट मीन्स व्हाट, नरेशन के 4 नाम से जानते हैं, और इसको शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो नरेशन को हम लोग शुद्ध हिंदी में कथन बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन? आपको पता होना चाहिए कि जो नरेशन वर्ड है एक नरेट वर्ड से डिराइव हुआ है, और ये जो नरेट वर्ड है एक इटालियन वर्ड है। ये क्या है? इटालियन वर्ड है। क्योंकि आपको पता है जब इसके जस्ट बाद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के खत्म होने के जस्ट बाद, स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए जो इस साल 12th में एंटर करेंगे और 12th के परीक्षाओं को देंगे, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो जो मेरा बनेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, उसमें इसके बारे में डिस्कस काफी अच्छे से करूंगा कि इटालियन वर्ड क्या है, फ्रेंच वर्ड क्या है, जर्मनी वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड क्या है, ये कहां से आया, इसका निर्माण कैसे हुआ, इंग्लिश कैसे बना, ये सारा चीज डिस्कशन हम उस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम देखें क्या कि जो नरेशन है नरेट वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि नरेट वर्ड क्या है, इटालियन वर्ड है। नरेट का मतलब होता है टू से something or to state something। इसका मतलब कुछ कहना और कुछ बताना। यानी अगर नरेशन आपसे पूछा जाए व्हाट इज नरेशन, यू कैन डिफाइन इट टू से समथिंग और टू स्टेट समथिंग इज नोन एज नरेशन। किसी को कुछ कहना या किसी को कुछ बताना, उसको क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं, यानी कथन बोलते हैं। पूरे 24 आवर्स में, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, उन सबको हम नरेशन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कहने का मतलब टू से समथिंग और टू स्टेट समथिंग इज नोन एज नरेशन। किसी को कुछ कहना या किसी को कुछ बताना, उसको हम क्या बोलेंगे? नरेशन बोलेंगे। तो ये है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे कि नरेशन को फर्दर कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। नरेशन, इसको फर्दर वे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
फर्स्ट इज वन डायरेक्ट स्पीच, पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। एंड नेक्स्ट इज वन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। फर्दर it can be divided into two parts. First is one reporting verb, पहले वाले को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज वन यू कैन से आल्सो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले इस चारों पॉइंट को, इस चारों टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया तो नरेशन का हम कह सकते हैं 99% इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर है तो हम एक एक करके बताने की कोशिश करें, आप सुनेंगे ध्यान से। बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच का। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? इसको छोटा सा एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, आप उसको समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच सिंपल, अगर यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, एक ए नाम का कोई लड़का है, क्लियर है? ये सिंपल बोलता है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। बी ये किसको बोलता है? बी को बोलता है आई एम प्लेइंग। और बी इसकी बात को सुनता है और ये सी को बोलता है आई एम प्लेइंग। कोई ए नाम का लड़का है, वो बोलता है बी को आई एम प्लेइंग, बी इसी स्टेटमेंट को सी को बोलता है आई एम प्लेइंग। आप देखेंगे इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ होगा, कुछ भी वेरिएशन नहीं हुआ होगा। तो जब कुछ भी चेंजिंग कहने वाले के थ्रू नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऑल फार्मर्स ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 5% सब्सिडी। अब वहां पे जितने न्यूज़पेपर वाले होंगे, अब जितने मीडिया वाले होंगे, उस सेम स्टेटमेंट को, उन सेम चीज को बिना कुछ चेंज किए हुए पेपर में प्रिंट कर दिए, छाप दिए, पब्लिश कर दिए, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। उसके अंदर क्या कुछ भी चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ। तो जब कहने वाले के बात को, जो कहने वाला है उसी की चीज को हम दूसरे को डिलीवर करेंगे बिना कुछ चेंज किए हुए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? अब हम इनडायरेक्ट की ओर बढ़ते हैं। सपोज ए कहा आई एम प्लेइंग और बी इसी स्टेटमेंट को सी को बोलता है ए told me that he was playing. A told me that he was playing. आप देखेंगे क्या कि पहले वाले और अब वाले में क्या है? वेरिएशन है, चेंजिंग है, बदलाव है। तो जब बदलाव होगा, जब वेरिएशन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब यह है कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसकी बात को हम अपनी भाषा में चेंज करके दूसरे को डिलीवर करें, दूसरे को बताएंगे, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे सपोज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी भारतीय किसानों को 5% सब्सिडी देंगे। ऑल फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव प्रोवाइडेड 5% सब्सिडी। अब इस बात को मीडिया वाला, न्यूज़पेपर वाला अपनी बात, अपनी भाषा में चेंज कर दे, कुछ ना कुछ उसके अंदर शब्दों का ऐड कर दे, जोड़ दे और उसके बाद पेपर में छापे, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्लियर पता चला डिफरेंस क्या है? जो चेंज होगा उसको इनडायरेक्ट स्पीच, जो चेंज नहीं होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है, he said to me I am
working. He said to me, I am working. ये स्टेटमेंट है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि नरेशन का जो फॉर्मेट होता है डायरेक्ट स्पीच का ऐसा ही होता है। अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा हमारे इंग्लिश में दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दूसरे को हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है, यहां पे डबल भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, अगर यहां सिंगल तो यहां भी सिंगल, अगर यहां डबल तो यहां भी डबल। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगेन दोबारा बता रहे हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, द स्टेटमेंट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास वी नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, द स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि हमने क्या अभी तक देखा, नरेशन का डिफिनेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। मैंने ये 4-5 चीज को क्लियर किया। जैसा कि हमने यहां बताया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है यहां यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का जनरली जो यूज होता है हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में ज्यादातर होता है, लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसका यूज जो जनरली होता है वो ग्रामर के अंतर्गत आता है, ग्रामर में ज्यादातर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या कि जो नरेशन है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं जनरल रूल। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? जनरल रूल, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन, एंड नेक्स्ट इज वन चेंज ऑफ टेंस, एंड लास्ट but not the least, third is one change of other parts of a speech. Second, special rule. Special rule. स्पेशल रूल के अंतर्गत, स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग 5 होते हैं, जितने सेंटेंस होते सभी इसी में पढ़े जाते हैं। फर्स्ट इज वन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज वन इम्पेरेटिव sentence. Fourth is one optative sentence, and last exclamatory sentence. इतने टॉपिक हमें नरेशन में पढ़ना है। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर आपको ये दो चीजें अच्छे से समझ में आ गई, अगर आपको चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस अच्छे से समझ में आ गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नरेशन का 70% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको फोकस सभी पे करना है, लेकिन हम सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो हम कह सकते हैं नरेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक की, जिसको हम लोग जनरल रूल में पढ़ते हैं, जिसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, इसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि जो नरेशन है, नरेशन का 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि जो पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हेयर S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, यहां पे S का मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, यहां पे O का मतलब ऑब्जेक्ट है। N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, यहां पे N का मतलब नो चेंज है। 1 stands for first person, as we know that I और we belongs to first person। जैसा कि हम जानते हैं I और we किस में होते हैं? फर्स्ट पर्सन में होते हैं। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ओनली यू कंसिडर करता है। थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, और जैसा कि हम जानते हैं as we know that third person consider he, she, it, name and they। ये सभी प्रोनाउंस थर्ड पर्सन में आते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वाले को हम लोग एक नया नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब एक सेंटेंस स्टेटमेंट लेते हैं, बिल्कुल इजी है, आप इस चीज को ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी है और मुझे ऐसा लगता है समझ में बिल्कुल आएगा। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था he said to me I am working। he said to me I am working। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, जो ऐसी सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, उसको हमने एक नाम दिया था जिसको हम बोलते थे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। द स्टेटमेंट इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, इसको हमने क्या नाम दिया था? रिपोर्टेड स्पीच। सबसे फर्स्ट वाले को इस सेंटेंस में देख रहे हैं, क्या इसे हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रही बात यहां से लेकर यहां तक, तो उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग। ये जो फर्स्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अगर अदर सब वर्ड होता तो उसको भी हम लोग लिखते हैं। अब इसकी हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ध्यान क्या इसमें देना है? आपको देखना ये है, हम सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे। कहां पे ध्यान देंगे? यहां पे ध्यान देंगे कि जब भी यहां पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, यानी आई और वी, इन दोनों में से कोई भी यहां पे होगा, तो रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसका सब्जेक्ट होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। ये किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार। कब चेंज होगा? ये जो सेंटेंस है अभी डायरेक्ट स्पीच में है, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई की जगह हमें क्या लिखना होगा? ही लिखना होगा।
अभी एग्जाम्पल जब पूरा समझाएंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी केवल आपको फोकस करना है हाउ टू चेंज पर्सन, पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, आई और वी इन दोनों में कोई भी यहां पे होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वो सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। मतलब जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे। अब इनडायरेक्ट में आई की जगह मुझे क्या लिखना होगा? ही लिखना होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हम मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, सेकंड पर्सन दिया हो, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। मतलब यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू को मी के अनुसार चेंज करके यहां मुझे लिखना होगा। नेक्स्ट स्टॉप पे हम चलते हैं। सपोज यहां पे सेकेंड पर्सन ना हो, फर्स्ट पर्सन ना हो, सपोज यहां पे थर्ड पर्सन हो, तो रूल कहता है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। मतलब जैसा होगा उसको वैसा ही सेम एज इट इज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आ गया कि while you are making narration you should keep in your mind there is a formula सन by 123। ये हमेशा सर्कुलेट आपके माइंड में करना चाहिए कि जब भी हम नरेशन बना रहे हों तो ध्यान देना यह है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पे फर्स्ट पर्सन का हो तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का। यानी फर्स्ट पर्सन यहां होगा तो उसके अनुसार चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां फर्स्ट पर्सन की जगह पे क्या लिखना होगा? मुझे ही लिखना होगा, क्योंकि आई किसके अनुसार चेंज हुआ? ही के अनुसार। नेक्स्ट कहता है कि जब भी सेकंड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। वो ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है। मतलब यहाँ अगर सपोज यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो उसको किसके अनुसार चेंज करते? मी के अनुसार। और कब चेंज करते? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते। नेक्स्ट थर्ड यानी नो चेंज। कहने का मतलब ये आपको ट्रिक, ये आपको फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना होगा कि व्हाइल यू आर मेकिंग direct to indirect you should keep in your mind सन by 123 formula always circulating in your mind। ये हमेशा आपके माइंड में घूमना चाहिए। क्लियर है? अब इसका एक एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे और एक एक करके इसको सोल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अभी इसी को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। जो अभी मैंने लिखा ये था he said to me I am working। इसको मैं चेंज कर रहा हूं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसके पहले एक छोटा सा मैं बात बता रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, इस चीज पे फोकस करेंगे आप जो मैं बता रहा हूं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब से टू होता है तो उसको हम टेल में चेंज करते हैं, और जब भी सेज टू होता है तो उसको हम टेल्स में चेंज करते हैं, और जब भी सेज टू होता है उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। ये तीन चीज को आपको फोकस करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इसके बाद टू हो, अगर टू दिया हो तभी इसको टेल में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे।
सपोज केवल से होता, केवल सेज होता, केवल सेड होता तो उसको सेम एज इट इज हम लिखते, इसको चेंज नहीं करते। अब यहां पे देखते हैं, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। यू फोकस योर माइंड ऑन व्हाइट बोर्ड। आप देखेंगे यहां पे क्या, यहां पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो हम यहां पे सेम लिखेंगे। हमें पता है यहां पे सेड टू है और रूल कहता है सेड टू किस में चेंज करें, टोल्ड में। तो यहां पे सेड टू किस में चेंज करेंगे हम, टोल्ड में। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम हम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सेम। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सब्जेक्ट सेम होगा, ऑब्जेक्ट सेम होगा। सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। यहां पे ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है और रूल कहता है इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या चेंज करते हैं, दैट। अब रूल हमने क्या पढ़ाया कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। यहां पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्योंकि हमने क्या बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब आई को इसके अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ही होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट, ये जो सब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। पहले इसको हम शॉर्ट सिंपल वाला समझ के देखते हैं, पहले सिंपल वाला समझ के देखते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सेल्स टू किस में चेंज करेंगे, टेल्स। सेल्स टू को टेल्स में चेंज करेंगे। आप देखते हैं आई के साथ क्या है, एम, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। दोबारा समझा रहे हैं, जो सब्जेक्ट होगा सेम, सेल्स टू को हम टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स। ऑब्जेक्ट होगा सेम, इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो आई को इसके अनुसार चेंज किया तो ही हो गया। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ क्या, इज वर्किंग। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। पहले हम छोटे छोटे चीजों को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर चलते चले जाएंगे। हम इस आगे प्रोसीजर में, आगे इस वीडियो में हम एसएससी लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे और वहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पहले इस पे 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज केवल चेंज ऑफ पर्सन ही हम देखेंगे। देखिए इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है he says to me I am playing football। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसा सब्जेक्ट होगा सेम, कोई प्रॉब्लम। जो सेज टू होगा उसको टेल्स में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो ऑब्जेक्ट होगा सेम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार ही। आई के साथ एम, ही के साथ इज प्लेइंग फुटबॉल। बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, यू विल इंश्योर दैट यू मेक इट राइट। आप इसको सही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्रेंड say to me you are very intelligent person। अब इस चीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से अप्लाई करना है, वो क्या करेंगे देखें।
जो सब्जेक्ट होगा उसको हम सेम लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, योर फ्रेंड। अब हमें पता है कि सेट को किस में चेंज करना है, टेल में। जो ऑब्जेक्ट होगा सेम इन्वर्टेड कॉमा दैट। अब यहाँ पे इस चीज को अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए थे उस चीज को देखेंगे। यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो किसके अनुसार चेंज करते, सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान इस बात को देना है, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो हमें तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ही लिखना होगा ना। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। दोबारा इस को क्लियर कर रहे हैं, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग हर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब ध्यान इस बात का रखना, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट ही लिखना है। तो इसको जब हम इसके अनुसार चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा इसमें अलग करना है। अब हम थर्ड पर्सन को लेकर चलते हैं। फर्स्ट पर्सन क्लियर, सेकंड पर्सन क्लियर। अब हम थर्ड पर्सन से रिलेटेड एक बात करते हैं। My friend said to me, Mukesh is a very laborious student. My friend said to me, Mukesh is a very laborious student. अब यहाँ पे देखना क्या है कि my friend जो सब्जेक्ट होगा वो सेम लिखेंगे, says to को tells में चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा सेम लिखेंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे that लिखेंगे। अब नेम ही सी इट नेम थर्ड पर्सन में होता है, तो यहाँ मुकेश है तो मुकेश हम यहाँ पे सेम लिखेंगे कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। मुकेश इज अ वेरी लेबोरियस स्टूडेंट। क्लियर है? तो हमें देखना यही है कि हम किस प्रकार से पर्सन को चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इससे आगे एक सेकेंड रूल की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट रूल था, इसके आगे हम सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल सेकेंड रूल ये कहता है जैसे सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं। ही सेज you are playing. He says you are playing. अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है। इसमें रूल कॉन्सेप्ट क्या सीखना उस चीज को ध्यान देंगे आप।
कॉन्सेप्ट इसमें ये सीखना है। अब ये डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद देखिए टू नहीं है, और जब टू नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, हम सेम लिखेंगे, इसको हम टेल्स पे चेंज नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, दैट। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये जब भी यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया होगा तो सेकंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, और रूल तो यही कहता है कि जब भी फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, जब भी यहाँ सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पे सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में इसे चेंज कर देते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में इसे चेंज कर देते हैं। तो जब ऐसा तब करना है जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो। अगर यहाँ सब्जेक्ट होता, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार होता, अगर यहाँ थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सेकंड पर्सन है और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं इच्छा अनुसार। क्लियर है? अब यहाँ पे आई, यू के बदले आई भी लिख सकते हैं और यू के बदले ही भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अगर आई लिखते हैं तो आई के अनुसार यहाँ पे एम होगा, ही लिखते तो ही के अनुसार यहाँ पे इज होगा, प्लेइंग। तो यहाँ पे यही एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो सब्जेक्ट की जगह पे, अगर सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो इस सेकेंड पर्सन को अपने इच्छा अनुसार या तो फर्स्ट पर्सन या तो थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। मीन्स व्हाट, इफ सेकेंड पर्सन इज गिवन in reported speech at the place of subject and object of reporting verb is not given, then we change second person into first or third person. अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पर ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में सेकेंड पर्सन को फर्स्ट या थर्ड पर्सन के अनुसार बदल दिया जाता है। तो इसमें यही एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। आगे बढ़ते हैं। एक मैं सेंटेंस दे रहा हूं, he says to me I am your brother. He says to me I am your brother. अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलते हैं, धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं। ये इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। वो क्या लगाना है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। सब्जेक्ट सेम, इस सेज टू किस में चेंज करेंगे, टेल्स, ऑब्जेक्ट सेम। क्लियर है? अब देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार ही, आई के साथ एम, ही के साथ इज। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, अब इसके बदले क्या लिखें? देख, मैं एक टेबल बता रहा हूं, उस टेबल पे ध्यान देना। पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, possessive pronoun, reflexive pronoun।
इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, आई और वी। कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, अस का पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर। माय का पॉजेसिव प्रोनाउन माय, आवर का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ। यू, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्व्स। इसका एक और होता है सिंगुलर प्लूरल, दो होते हैं इसके, सेल्फ और सेल्व्स। ही, सी, इट, दे, इन सभी को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, हर का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नथिंग और देयर का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स। हिज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ, इट, itself, their selves। अब यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमें पता है सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इस ऑब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई। मतलब यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बदले क्या लिखना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखना है। अगर सपोज यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके बदले हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही, सब्जेक्ट ही लिखा। अगर यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होता योर्स तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन माई लिखते। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ होता तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ लिखते। मतलब जैसा होगा उसके बदले हमें वहां पे वैसा ही लिखना होगा। कोई क्लियर, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और, एक यहां पे एग्जांपल है, सी सेज टू मी राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस चीज को मुझे बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आप ध्यान देंगे जो सब्जेक्ट होगा उसको सेम लिखेंगे और सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, मी को सेम लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, इन्वर्टेड कॉमा दैट। राधा थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राधा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी, या राधा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे राधा भी लिख सकते हैं, उससे क्या, राधा। अब क्या है, ये भी इज। अब यहां देखें माई, माई देखें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन का
पॉजेसिव एडिटिव क्या है माय, और हमें पता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब सी का पॉजेसिव एडिटिव क्या होगा, तो सी का पॉजेसिव एडिटिव क्या है हर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। मतलब समझ में आया कि यहाँ पे माय फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडिटिव है, हमें पता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इस सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडिटिव क्या है हर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हर बेस्ट फ्रेंड। आपको यहाँ पे केवल पर्सन चेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। हमने 3 केस बताए, नॉर्मल केस बताए, फिर 2-3 केस और बताए। इन सभी 3 केस को आप ध्यान देख कर लेना कि कहाँ पे मैंने क्या तरीका यूज किया है। अगर सपोज हम मान ले यहाँ पे माई की जगह पे मी होता, अगर सपोज मान ले माई की जगह पे मी होता, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, सी का बदले हर लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या है सी, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, हर लिखना पड़ता। तो जैसा यहाँ पे पूछेगा वही उसी कॉलम का उस सब्जेक्ट का वहां पे पुटअप करेंगे। यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडिटिव है, और हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब जो मुझे यहाँ पे लिखना है, इस सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडिटिव लिखना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होता है। तो इस सी को देखें, सी का पॉजेसिव एडिटिव क्या है हर, तो माई की जगह क्या लिखना होगा, हर लिखना होगा। दोनों क्या है एक ही कॉलम में है, यहाँ पे माई की जगह क्या लिखना होगा हर। तो आपको इस चीज को ध्यान देना होगा, जैसा यहाँ पे रहेगा वैसा ही इनमें से हमें सिलेक्शन करना है। सपोज यहाँ पे माइन होता, माई की जगह माइन होता, तो मुझे सी वाले कॉलम से क्या लेना पड़ता, हर लेना पड़ता। तो ये कॉलम मैंने इसलिए टेबल लिखे हैं, इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ पर्सन का। अब आप मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो मैंने चेंज ऑफ पर्सन का टोटल कॉन्सेप्ट होता है वो मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। क्लियर है? तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। इसके जस्ट बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इस पे एडवांस लेवल क्वेश्चन कैसे बनता है, एयरफोर्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 12th बोर्ड पे इस पे कौन सा क्वेश्चन होगा, वैसे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद जो इसका अगला नेक्स्ट लेवल होगा चेंज ऑफ टेंस, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल करेंगे, एलेबोरेट करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन रह गया होगा, जो आपका डाउट क्लियरेंस नहीं हुआ होगा इस टॉपिक में, आप बिल्कुल निसंदेह आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जरूर वीडियो कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करें उस वीडियो के अंदर। क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।